एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि बहुत ऐसे छात्र हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो इंग्लिश में बार बार फेल हो जाते हैं। वे यूपी टेट को तो पास करना चाहते हैं, लेकिन इंग्लिश की वजह से वे बाहर आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका ऑप्शनल भी इंग्लिश रहता है, इसके वजह से वे फेल हो जाते हैं और इंग्लिश उन्हें आती भी नहीं है और इंग्लिश को बहुत ज़्यादा वे प्राथमिकता दे भी नहीं पाते हैं और इसके वजह से वे फेल हो जाते हैं। तो साथियों, अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है। और सारे क्वेश्चन में आपको मतलब सारे टॉपिक आपको क्वेश्चन के माध्यम से कवर करूंगा, मतलब क्वेश्चन के साथ टॉपिक को कवर करूंगा। तो इस क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा और बहुत अच्छे से देखिएगा और दूसरों को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि जैसे आपकी इंग्लिश मजबूत वीक है, जैसे आपकी इंग्लिश कम मजबूत नहीं है, वैसे ही आपके दोस्त में भी कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती होगी और इंग्लिश की वजह से वे फेल हो जाते होंगे। ठीक है, तो इसलिए इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा, आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आइए अब शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हैं, सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडम यानी फ्रेज। ठीक है, तो आप हमें ये बताइए, इनमें से सबसे बढ़िया ऑप्शन आप ये बताइए कौन सा जो अंडरलाइन एक तरीके से फ्रेज है, उसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आप हमें बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है कि आई एम डन फॉर। पहला ऑप्शन कहता है कि ruined, दूसरा ऑप्शन कहता है कि रिवार्डेड और तीसरा ऑप्शन कहता है कि आंसर्ड और चौथा ऑप्शन कहता है कि क्वेश्चनड। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर अगर आपको आ रहा हो तो बताइए, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में आप समझिए। दरअसल क्या होता है कि यहाँ पर कहने का मतलब है टू बी डन फॉर। टू बी डन फॉर का अर्थ मतलब यहाँ पर क्या हो जा रहा है, बर्बाद होना। तो रुइंड का मतलब क्या हो जाएगा, बर्बाद होना। रिवार्डेड का मतलब क्या हो जाएगा, रिवार्डेड का क्या मतलब होता है, इनाम होता है, यानी रिवार्ड का मतलब क्या होता है, इनाम होता है या इनाम पाना। आंसर्ड का मतलब उत्तर देना। क्वेश्चन का मतलब प्रश्न करना। तो यहाँ पर कह रहा कि आई एम डन फॉर रुइंड, मतलब कि एक तरीके से मैं बर्बाद हो जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस तरह के यहाँ पर कहने का इसका मतलब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर। इसमें कह रहा है कि आप इन सभी क्वेश्चनों में, इन सभी विकल्पों में से आप उसको ढूंढिए जो गलत है। इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो गलत है। देखिए, पहला ऑप्शन कहता है कि हाउ मच, दूसरा ऑप्शन कहता है कि हॉर्सेस वर, तीसरा ऑप्शन कहता है कि देयर रनिंग और इन द पास्ट देयर रनिंग इन द लास्ट रेस, और चौथा ऑप्शन कहता है मतलब कि नो एरर। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। इसको समझिएगा आप लोग। देखिए, इसको आप ऐसे समझिए, इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही, यानी कि यहाँ पर पहला गलत है। देखिए, हाउ मच नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, हाउ मेनी होना चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हाउ मच का यूज किया जाता है कि अनकाउंटेबल नाउन में। ठीक है, जैसे पानी कितना है तो अनकाउंटेबल नाउन में हाउ मच वाटर यूज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या है, हॉर्सेस है, तो यहाँ पर क्या है, घोड़ों की गिनती की जा रही है, इसलिए यहाँ पर हाउ मच के बजाय क्या होना चाहिए, हाउ मेनी होना चाहिए। इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। अब आप यहाँ देख लीजिए। ठीक है, कि यहाँ पर क्या कह रहा है, मच के स्थान पर क्या होना चाहिए, मच के स्थान पर क्या होना चाहिए, मेनी का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ काउंटेबल नाउन के साथ मच का प्रयोग नहीं होता है। तो काउंटेबल के नाउन के साथ मच का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि काउंटेबल नाउन के साथ क्या होता है, मेनी का प्रयोग होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या होता है, मच का प्रयोग ही होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगले प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कि इसमें ऐसे चूज करिए, प्रश्न ऐसे विकल्प को चूज करिए जो खाली स्थान है इसमें वो फिल हो जाए। ठीक है, यानी कि कौन सा फिल होगा इसमें। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सी नेवर स्पेस्ड आउट हर स्पीच बट वेन टू ऑन डैश वन पॉइंट ओनली। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। सी नेवर स्पेस्ड आउट हर स्पीच,
मतलब कि कह रहा है कि उसके पास बोलने के लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, मतलब अपने खुद के बोलने के लिए। बट ही वेंट ऑन पॉइंट ओनली, मतलब फिर भी वो क्या कर रहा है एक तरीके, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, दबाव डाल रहा है बोलने के लिए, यानी दबाव डाल रही है बोलने के लिए। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोग इसका आंसर बता सकते थे, क्योंकि हमने इसके बारे में थोड़ा सा आपको हिंट भी दे दिया। तो इसमें क्या होना चाहिए, दबाव डालना का मतलब है कि स्ट्रेसिंग की बात की जा रही, स्ट्रेसिंग की बात क्या की जा रही है, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बट वेंट ऑन स्ट्रेसिंग ऑन, सॉरी ऑन वन पॉइंट ओनली, मतलब कि एक तरीके बोलने के लिए दबाव डाला जा रहा है, एक ही बिंदु पर बोलने के लिए दबाव डाला जा रहा है। तो स्ट्रेसिंग मतलब क्या होता है, दबाव डालना होता है। देखिए इसका आंसर क्या हो जा रहा है कि स्ट्रेसिंग का मतलब क्या हो जा रहा है, दबाव डालना। अब समझ लीजिए अवॉइडिंग का मतलब क्या होता है, तो अवॉइडिंग का मतलब होता है एक तरीके से परहेज करना। डिवोटिंग का मतलब होता है, डिवोटिंग का मतलब होता है कि डिवोटिंग का मतलब होता है समर्पित करना। और डी क्राइंग का मतलब क्या होता है, निंदा करना। तो तीनों की स्पेलिंग याद रखिएगा, तीनों स्पेलिंग का अर्थ याद रखिएगा। अवॉइडिंग मतलब क्या होता है कि परहेज करना, किसी को अवॉइड करना मतलब एक तरीके से इग्नोर करना कह सकते हैं। और डी वोटिंग का मतलब क्या होता है, डी वोटिंग का मतलब क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था, डी वोटिंग का मतलब होता है समर्पित करना। और डी क्राइंग का मतलब क्या होता है, निंदा करना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसे वर्ड मीनिंग को अगर आप याद करते चलेंगे तो ये समझ लीजिए एक महीने में आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करिए। चूज द वर्ड, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड, मतलब कि जो नीचे दिए गए हैं वर्ड, इसमें कौन सा अपोजिट है प्रोमिनेंट का। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि प्रोमिनेंट का कौन सा एक तरीके से अपोजिट है। तो इनसिग्निफिकेंट, प्रूव, प्रॉम्प्ट, प्रोलॉन्ग। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए अगर हम बात करते हैं प्रोमिनेंट की बात करते हैं, तो प्रोमिनेंट का मतलब हो जाता है प्रसिद्धि या विशिष्ट हो जाता है। तो इसका मतलब हो जाता है प्रसिद्धि या विशिष्ट हो जाता है। अब देखिए सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है तुच्छ होता है। और यहाँ पर प्रोब का मतलब क्या होता है, प्रोब का मतलब हो जाता है साबित करना होता है। और प्रोम्प्ट का मतलब क्या होता है, तत्पर होता है। प्रोलॉन्ग का मतलब क्या होता है, प्रोलॉन्ग का मतलब होता है लंबा। तो अब इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक तरह परमानेंट मतलब है प्रसिद्धि या विशिष्ट की बात की जा रही है। और इनसिग्निफिकेंट का मतलब यहाँ पर क्या हो जा रहा है, तुच्छ हो जा रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत बड़ी क्लास नहीं रहेगी, लास्ट ही पॉइंट है, बस 5-5 क्वेश्चन को हम डेली डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगर आप सभी लोगों को क्लास बेहतर लग रही हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और दूसरों को शेयर कर दीजिएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास को देखेंगे तो ये समझ लीजिए इस सीरीज में पूरा कंटिन्यू रखूँगा। ठीक है, मतलब कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, यानी 23 जनवरी तक मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा। लेकिन हाँ, इसमें कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आने चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द अल्टरनेटिव विच इम्प्रूव द सेंटेंस, मतलब कि कौन सा सेंटेंस है जो यहाँ पर इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, वेन एवर आई गो टू सिटी, वेन एवर आई गो टू अ सिटी आई लिव इन अ होटल। तो पहला ऑप्शन कहता है रिसाइड, दूसरा ऑप्शन कहता है ड्वेल, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि स्टे, और चौथा ऑप्शन कहता है इम्प्रूवमेंट। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए कि कौन सा इसमें सही होगा। देखिए अब रिसाइड मतलब क्या होता है, रिसाइड का मतलब आप समझ लीजिए, रिसाइड का मतलब होता है रहते, यानी कि रहना होता है। रिसाइड का मतलब जैसे आप बोलते नहीं कि मैं इधर इस रिसाइड रहता हूँ, मतलब इधर रहता हूँ। और ड्वेल का मतलब क्या हो जाता है, ड्वेल का मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ। और ड्वेल का मतलब क्या हो जाता है, तो ड्वेल का मतलब होता है बसना होता है। अब देखिए ड्वेल का मतलब क्या होता है, बसना होता है। अब स्टे का मतलब होता है रुकना होता है, स्टे का मतलब क्या होता है, रुकना होता है। अब आप समझिए यहाँ पर कि जब भी मैं कभी एक सिटी जाता हूँ, मतलब कोई सिटी जाता हूँ, तब मैं क्या करता हूँ, आई लिव इन अ होटल, मैं होटल में क्या करता हूँ, रिसाइड करता हूँ, यानी कि रहता हूँ। ये सही होगा। ड्वेल यानी कि बस जाता हूँ, स्टे यानी कि रुक जाता हूँ। तो बताइए कौन सा सही होगा।
तो दोस्तों इसमें तीसरा सही होगा। जब आप किसी होटल में जाते हैं, जब आप किसी सिटी में जाते हैं, तो वहाँ पर किसी होटल में आप जब जाते हैं तो वहाँ स्टे होते हैं, ना कि रिसाइड होते हैं, ना कि ड्वेल होते हैं। आप बसते नहीं हैं। बसना उसे कहा जाता है जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप जाएं और वहीं हमेशा रह जाएं, तो उसे क्या कहा जाएगा? बसना कहा जाएगा। रिसाइड का मतलब जैसे कि आप देखते हैं कि हमारा घर होता है तो हम यहीं आसपास रहते हैं, तो आसपास के जगहों के लिए हम रिसाइड का यूज करते हैं। स्टे मतलब होता है रुकना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जैसे हमने आपको समझाया, इसी तरह से आप एक एक इसी तरह के सारे क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करते चलेंगे और इसी तरह से सारी चीज़ों को आप देखते चलेंगे, तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि वो समय दूर नहीं है जब आपकी इंग्लिश आपको इंग्लिश ना आए। बिल्कुल ये समझ लीजिए, आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आने लगेगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम शशि जीएस एकेडमी पर जाकर वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो इसकी पीडीएफ भी आपको डेली मिल जाएगी, इंग्लिश की केवल। ठीक है, इंग्लिश की पीडीएफ आपको डेली मिल जाएगी। और कहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे? टेलीग्राम से। ठीक है, तो टेलीग्राम पर आप जाकर क्या कर सकते हैं? इंग्लिश की पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।